हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, जोरदार, शानदार, एकदम टकाटक बहरंट, एकदम कतई ठीक हो। कच्छा व राजवंश हो गया अपना। थोड़ा सा एक बार इनको भी नजर मार लेते हैं। जाट राजवंश और भाटी राजवंश। भाटी के अंदर जैसलमेर वाला हिस्ट्री है जी। और ढाई साके इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोला था आपको। इसको करेंगे एक बार, मैं जैसलमेर को करेंगे, इसमें ढाई साके हुए हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फिर भी बस देखना है आपको, समझना है। तो भाटी राजवंश कर लेते हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में जाट कर लेंगे। ऐसे करके फिर अपनी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी साहब। ठीक है, चलो तो चलो देखो, शुरू करते हैं आज की यात्रा। जैसलमेर का भाटी वंश क्या है, ये अपने आप को चंद्रवंशी यादवों से जोड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है, अब यादवों से जोड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पूर्वज मानेंगे, है ना। बेसिक सी बात तो ये रही इनकी। ठीक, भाटी वंश की स्थापना भाटी नामक व्यक्ति द्वारा मानी जाती है कि इसने की। 750 से 750 ईस्वी के आसपास ये पंजाब से आगे बसे थे। वहां पे क्या है, विदेशी आक्रमण चल रहे थे और सत्ता भी थोड़ी सी क्या है डुलडुला गई थी। और योधे, अर्जुनायन, ये जितने भी थे ये सब आके बसे थे यहीं से, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये साइड के अंदर बसे थे, है ना। तो पंजाब से आकर के बल्लमाड़ी एक स्थान है जैसलमेर के पास में, रेगिस्तानी एरिया है, उसके बाद में बस गए थे। ठीक, इनसे संबंधित जो शिलालेख है वो लोद्रवा का शिलालेख है, इस बात को मत भूलना। अगर कहीं पे भी ऑप्शन में आ जाता है लोद्रवा, तो आईक्यू थोड़ा सा लगा करके, अपना कॉमन सेंस लगा करके देख लेना कि जैसलमेर से संबंधित कोई चीज है क्या वहां पे। तो इतना मात्र लगाने से ही आपको क्या है, सही आंसर टिक हो जाएगा। लोद्रवा जो शिलालेख है वो कहाँ से संबंधित है, अपना जैसलमेर से संबंधित। इनमें इनके नाम मिलते हैं राजाओं वगैरह के। ख्यात और वंशावलियों के अंदर जो भाटी वंश है उसके प्रवर्तक रज और गज नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं। एक का नाम है रज, एक का नाम है गज, ये मत भूलना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रज और गज का संबंध किस से है, किस राजवंश से संबंधित है या किस जगह से संबंधित है। तो जैसे हमने टिक मारना, राजवंश आ जाए तो भाटी राजवंश टिक। ठीक है, 6ठी शताब्दी के अंदर पंजाब के शासक थे ये। ठीक है, ये सब पंजाब में रहते थे। ये मंजस राव नाम का एक व्यक्ति था, ये पंजाब से आगे बसा था। ये भी ये राजस्थान के अंदर आया और यहाँ से फिर कहानी शुरू होती भाटियों की। ठीक है, तन्नौट का किला है, तन्नौट माता का मंदिर, थार के वैष्णो देवी कहते हैं तन्नौट माता को, थार के वैष्णो देवी। बॉर्डर फिल्म देखिए, देखिए क्या। तो बॉर्डर फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी ने जिसका रोल प्ले किया था, वो फाइनली ऐसा होता है कि वो एक ग्रेनेड लेकर के और जो टैंकर होता है उस नीचे डाल देता है और उसको उड़ा देता है, खुद भी उड़ जाता है। ऐसा फिल्म में दिखाया है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो जिंदा है, अभी थोड़े दिन पहले ही शहीद हुआ, मतलब उसका देहांत हुआ। बहरहाल, तो तनौट के अंदर गांव है, मतलब तनौट एक गांव है जैसलमेर के अंदर, बॉर्डर पे पड़ता है ये। इसके आगे जाओगे आप, लोंगे वाला चेक पोस्ट मिलेगी आपको, और जिसके अंदर जो 72 की जो लड़ाई हुई थी हमारी भारत पाकिस्तान की, उसमें जो हमने पाकिस्तान के टैंकर जितने भी थे सबके सब हमने वहाँ लगा हुए हैं। आने जाने वाले वक्त देखते हैं लोग, फोटो वोटो खिंचाते हैं उस पर कि ये हमने कैप्चर किया था। अभी हाल फिलहाल उसको वहां से हटा दिया है यहाँ तक। बहरहाल, तो उस बॉर्डर के अंदर लड़ाई में ऐसा माना जाए, उस फिल्म में भी दिखाया है, जब युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान की तरफ से कई सारे गोला बारूद वगैरह खूब फेंके जा रहे थे। तो बॉर्डर पे, क्योंकि सीमावर्ती गांव है तनौट, तो तनौट के अंदर गिरे। लेकिन वहां पे जो वहाँ की जो माताजी हैं, कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से इतने बम गोले गिरे लेकिन किसी को सिंगल खरोंच नहीं आई, किसी के मकान का चूना भी नहीं गिरा। ये आश्चर्य की बात है अपने आप के अंदर। तो इसलिए क्या है, उनको थार के वैष्णो देवी कहा जाता। बहरहाल, तो तनौट के अंदर एक किला भी है। तो तनौट का किले को जो बनवाने वाला वो कहर नाम का व्यक्ति है, ध्यान रखना। निम्न में से किसने तनौट का किला बनवाया? केहर, मेहर, सेहर, देहर, केहर ने बनवाया। फिर उसके बाद में एक शासक आता है, उसका नाम होता है विजयराज। धनोवा का शिलालेख,
जैसे लोद्रवा का वैसे धनवा का, उसके अंदर उसकी उपाधि मिलती है महाराज की। मतलब थोड़ा सा वो बड़ा शासक था, बस इसके अलावा ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। इसका बेटा हुआ भोज। मैं बता चुका हूं आपको, लोद्रवा शिलालेख के अंदर वंशावली मिलती है और वहीं से हमें काफी जानकारी भी मिल जाती है। तो जो भोज हुआ वो गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद में एक शासक आता है जैसल नाम का। इस जैसल ने ही क्या है, जैसलमेर की नींव डाली अपने नाम से, जैसल से जैसलमेर, ठीक है ना। फिर किले का जो निर्माण है वो शालीवाहन इसका उत्तराधिकारी होता है जैसलम का, वो जैसलमेर का किले का निर्माण करवाता है। जैसलमेर का जो निर्माण है उसको पूरा करवाता है ये शालीवाहन। शुरू किसने किया? जैसल ने। रावल जैसल या राव जैसल, अपन सिर्फ जैसल ही याद कर लेते हैं। जैसल ने जैसलमेर का निर्माण कार्य शुरू किया और शालीवाहन ने उसको कंप्लीट कर दिया। तो दोनों ही आगे, ठीक है। आगे चलो। ये जैसलमेर का जो फोर्ट है ना, वो पीले पत्थरों का बना हुआ है और इसके अंदर कहीं पे भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आपको पत्थर की टांगे वहां पहुंचा सकती है जैसलमेर में, क्योंकि पूरा दुर्गम एरिया है, वनस्थली एरिया है। और जैसलमेर का फोर्ट जो है, ध्यान रखना, लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट समझते हो? लिविंग फोर्ट का मतलब जिसके अंदर लोग रहते हैं। अगर आज भी अगर आप जाओगे, अभी जाओगे कहीं पे कभी घूमने जैसलमेर जाओगे, तो जैसलमेर का किला जरूर देखना। ये किला लिविंग फोर्ट है, मतलब इसमें बस्ती बसी हुई, किले के अंदर लोग रहते हैं। अलग अलग बस्तियां हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। कोई टाइम था जब इसके अंदर 30,000 लोग के आसपास लोग रहा करते थे, इतनी कैपेसिटी है। अभी भी लगभग इतने लोग तो रहते हैं इसके अंदर, समझ, 30,000 लोग किले के अंदर रहते हैं। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा साहब, ये कि जिस पहाड़ी पे बना हुआ, पहाड़ी तो क्या है, चूनागारा है पूरी की पूरी, पहाड़ी नहीं है। अगर देखोगे तो लग जाएगा कि यार पहाड़ी जैसी तो कुछ दिख नहीं रही, पर कोई टाइम पे पहाड़ी थी वो। तो मेरे मिट्टी का सा एरिया, उसको देख के लगता है कि यार ये कभी भी ढह सकता है। मैं देख के आया था, मैं विजिट करके आया था, इसलिए कह रहा हूँ। बस लगता है कि यार ये कभी भी ढह सकता है, ये किला नीचे गिर जाएगा ऐसा लगता है। तो मिट्टी 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 है, उसके ऊपर किला बना हुआ है, क्योंकि आसपास बहुत सारी खुदाई वगैरह हो चुकी है। तो ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है वो त्रिकोणी गौड़हरा की पहाड़ी है, त्रिकोणी गौड़हरे पहाड़ी। इसीलिए इस किले का नाम गौड़हरा भी कहा जाता है। इसको त्रिकुटांचल या त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम ध्यान रखना, गौड़हरा, त्रिकुटांचल और यात्री कूटगढ़। ठीक है, चलो जी। स्वर्णगिरी के लिए किले का नाम भी मिलता है इसका, स्वर्णगिरी। स्वर्ण मतलब सोना, गिरी मतलब पहाड़ी। स्वर्णगिरी इसलिए क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है और मरुस्थल की रेत जो होती है उसका रंग सुनहरा होता है, सोने के जैसा होता है, इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। ये है स्वर्णगिरी, एक है सोनारगढ़, ये जालौर के अंदर है, और ये स्वर्णगिरी। ठीक है, चलो अब आते हैं ढाई साके के ऊपर। जैसलमेर में जो ढाई साके हुए, ढाई कैसे हैं अभी बताते हैं। पहला साका तो होता है शासक मूलराज के टाइम पे 1313 ईस्वी के। ये दौर आक्रमणों का चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो यही है। 1301 से शुरू करता है ये। 1301 के अंदर रणथंबोर, 1303 के अंदर मेवाड़, 1308 के अंदर सिवाना, 1311 के अंदर जालौर, 1313 के अंदर जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है जालौर के अंदर, वहां शासक मूलराज था। सारा कुछ हो गया, फाइनली फिर होने तक किवाड़ के फाटक खुलने थे किले के। वीरगति को प्राप्त हुए मूलराज जी और स्त्रियों ने जौहर किया। ठीक है, 1313 के अंदर पहला साका होता है जैसलमेर का, 1313 के अंदर। दूसरा होता है फिरोज शाह तुगलक के टाइम, उस समय शासक था रावल दूदा। ठीक है ना। इसके साथ ही त्रिलोक सिंह और दूसरे भाटी वीर थे। जब इसका आक्रमण हुआ तो सेम कहानी वही थी। ठीक, और महिलाओं ने जौहर किया, पुरुषों ने केसरिया किया और जौहर हो गया। तीसरा साका अर्ध साका कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कांधार से एक शासक है, उसका नाम है अमीर अली। ये देखो दिल्ली सुल्तान नहीं है, कंधार का आया हुआ बघोड़ा है एक।
उसका उसका मालिक क्या पीछे पड़ जाता है उसके मारने के लिए उसको। क्यों? क्योंकि जैसलमेर वैसे भी क्या बॉर्डर पे है, तो कांधार से आता है ये पाकिस्तान के रास्ते से, रूट से, है ना, मरुस्थल वाले रूट से जैसलमेर में आता है। और यहाँ के शासक से रावल लूणकंड, एक अपना बीकानेर वाला है, ये रावल लूणकंड बीकानेर वाला नहीं, ये रावल है ये, ठीक है। इसके पास आके शरणागत ले लेता है, शरण दे देता है। फिर थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, ये खुद विश्वासघात कर देता है अमीर अली, किससे? लूणकंड के साथ, और अपनी सेना वेना को बुला लेता है और बोले मैं इस किले के ऊपर अधिकार कर लेता हूं, तुम्हारे को भगा दूंगा। अब ये बर्दाश्त नहीं हुई बात, तो होता क्या है, फिर सारे के सारे राजपूत केसरिया करते हैं। जनरली ऐसा होता है जौहर के अंदर, पहले जौहर किया जाता है, बाद में केसर होता है, केसरिया किया जाता है। मतलब पहले सजा दजा करके महिलाएं जो है पूरा श्रृंगार वगैरह करके और पूरा हवन वगैरह दान पुण्य सब कर कुरा के जौहर करती थी। लेकिन यहाँ पे पहले जौहर नहीं होता है, इस वाले केस के अंदर कुछ भगवान की मर्जी को दूसरी थी। तो ये जो लूणकंड साहब है हमारे, इनके नेतृत्व के अंदर बाटी राजपूत लड़ते हैं। ये रावल लूणकंड तो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध के अंदर फाइनली विजय भाटियों की होती है और ये अमीर अली परास्त हो जाता है, मारा जाता है। तो जब विजयी हो गई तो फिर जौहर किस बात का होगा, है कि नहीं? तो ऐसे करके जौहर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ केसरिया होता है। ये बात ध्यान रखना कि जैसलमेर के इसको 2.5 शाखा या अर्ध शाखा में क्या हुआ था, है ना। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन आ सकता है कि जौहर हुआ था, केसरिया नहीं हुआ, ना जौहर हुआ ना केसरिया हुआ। केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ। इसके अंदर जो शासक है लूणकंड वो शहीद हो गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी सारे के सारे भाटी राजपूत नहीं मारे गए थे, इसलिए केसरिया कंप्लीट भी ठीक से नहीं हो पाया, तो जौहर नहीं किया था इसके, इसलिए इसको अर्ध शाखा कहते हैं। तो ऐसे करके 2 शाखे हो गए, पहला हो गया मूलराज के टाइम पे, ठीक है ना, दूसरा शाखा हो गया अपने रावल दूधा के टाइम पे, और तीसरा हो गया अपने रावल लूणकंड के टाइम पे। जो तीसरा है उसके अंदर सिर्फ केसरिया होता है, जौहर नहीं होता, इसलिए ये 2.5 शाखे कहलाते हैं। ये पूरे जैसलमेर की हिस्ट्री जो अपन पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कई बार सवाल आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, आते रहेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी जो करवा रहा हूँ वो आलतू फालतू मैंने कोई चीज लिखी भी नहीं है, इसलिए क्या है जो करवा रहा हूँ वो सबको इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी, अब जैसलमेर के दुर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं। एक तो मैंने बताया एक लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ का किला भी लिविंग फोर्ट था, पहले वाले लिविंग फोर्ट ही हुआ करते थे, इसलिए तो जो किला होता था उसको बंद कर देते थे, सारे के सारे जो प्रजा है वो अंदर रहती थी, और देन फिर अटैक होता, घेरा वेरा डाल लिया। कई बार या अक्सर ऐसा होता था घेरा नहीं तोड़ा जाता, मतलब घेरा उठा लेते थे वापस और चले जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ऐसा हुआ कि फाइनली फिर बैटल ही हुए। रणथंभौर किला भी वही था, 30,000 लोग आ सकते थे इसके अंदर। चित्तौड़ी किले में भी 30,000 लोग बाग रहते थे, 30-40,000 लोग बाग। तो अभी जो वर्तमान के अंदर अभी जो लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर का लिविंग फोर्ट है। एक आप देखोगे अजमेर के अंदर जो गढ़बीठली है, तारागढ़ का किला, वो भी लिविंग फोर्ट है, उसमें भी लोग रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? किले के अंदर लोग रहते हैं, आम पब्लिक रहती है, राजा महाराजा के वंश वाले नहीं रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आम पब्लिक रहती है किले के अंदर, बस्तियां बसी हुई है, बिजली के कनेक्शन है, मकान है, टीवी है, फ्रिज है, घोड़ा है, गाड़ी है, एवरीथिंग इज हियर। किले के अंदर सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा बहुत और जान लो देखिए किले के बारे में। देखो 12 से 15वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पे जैन मंदिर बने हुए हैं, 7 कुल मिला के 7 जैन मंदिर किले के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो जैनी है उनका काफी डिवोशन रहा था वहां पे, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे जैन मंदिर बनाए हुए हैं। अच्छी बात है, नहीं तो क्या है क्या होने के बाद में फिर वो क्या बन जाती, दरगाह बना देते हैं वहां पे विजय करने के बाद में। तो 7 जैन मंदिर है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्श्वनाथ जी का है। ये एमसीक्यू में पूछूंगा मैं। बाकी जो है उसमें चंद्र प्रभु, ऋषभदेव, शीतलनाथ, कुंथुनाथ, शांतिनाथ आदि के मंदिर, ठीक है। टोटल मिला के 6 है, 7वां नहीं लिखा क्योंकि वो मेरे को मिला नहीं।
ठीक है, अब तक जानकारी नहीं मिल पाई 7वां कौन सा है, ठीक है जो भी है। तो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो किसका मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, ध्यान है, ठीक है। इसके अंदर भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय भी है, टेम्पल के अंदर ही, किले के अंदर ही, सॉरी, किले के अंदर ही भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें प्राचीन जैन धर्म से संबंधित, जैन ग्रंथों से संबंधित पांडुलिपियां और ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर कई तीर्थ स्थल भी हैं जैसलमेर के अंदर, जैसे लोधुरवा, इसको लोधरवा भी कहते हैं, अमर सागर है, ब्रह्म सागर है और पोखरण है। पोखरण में आप जानते ही हैं, रामदेवरा पास में पड़ता है पोखरण के। ये हो गई जैसलमेर के बारे में मोटी मोटी बातें। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, देखो अब क्या आता है, 1570 अकबर का टाइम आ जाता है। तो उस समय मैंने बताया था जैसलमेर का एक व्यक्ति था हर्राय बाटी, हर्राय बाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी ब्याह दी थी अकबर के साथ ही, ठीक। तो भाटियों के अंदर से मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा प्रथम शासक था, हर्राय भाटी, ठीक। बाद में एक शासक आता है, उसका नाम है अमर सिंह, इसने एक अमरकाश नामक नाला बनवाया, जिसमें कहा जाता है कि सिंधु नदी का जो पानी है, सिंधु नदी का, वो ये जैसलमेर तक लेके आया, ठीक। अमरकाश किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, अमरकाश एक तरीके की नहर टाइप की चीज हो गई, ठीक है ना। ये नाला वाला बन गया आजकल, बात अलग है, लेकिन अमरकाश नामक क्या है, एक नहर टाइप की लेके आया, सिंधु नदी से खुदवा करके बकायदा भागीरथी टाइप किसने काम किया, भागीरथ जैसा, और वहां का पानी जैसलमेर के लोगों के लिए लेके आए पीने के लिए, क्योंकि जैसलमेर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। मरुस्थल है ही ये, मरुस्थल समझते हो क्या होता है, किसे कहते हैं मरुस्थल, डेजर्ट, क्या होता है डेजर्ट, वैसा तो ज्योग्राफी का है ये, लेकिन डेजर्ट जो है ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा जो होती है ना, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, लेस देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम जहां पे वार्षिक वर्षा होगी उसको कहेंगे डेजर्ट, रेगिस्तान। ये दो तरीके के होते हैं डेजर्ट, एक होता है शीत और एक होता है गर्म। जो गर्म है वो हमारे भारत के अंदर राजस्थान का एरिया है ना, पश्चिमी राजस्थान का, और शीत मरुस्थल होता है वो लद्दाख का एरिया, लद्दाख में भी बारिश नहीं होती, वहां की वार्षिक वर्षा जो है वो 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम होती। तो लद्दाख जो वो भी मरुस्थल है, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। 12 दिसंबर 1818 मूलराज सेकंड अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ठीक है। जैसलमेर रियासत ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि यहाँ के शासक की जो नीतियां थी वो बड़ी दमनकारी नीतियां, अपन पढ़ेंगे थोड़ा टाइम के बाद में आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब अपन क्रांति पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, तब आपको देख लोगे यहाँ पे सागरमल गोपा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन किया, स्वतंत्रता की मांग उठाई, उस बंदे को जेल में बंद करके उस पर तेल छिड़क के जला दिया गया था, उसको जिंदा, समझ रहे हो आप। जैसलमेर में गुंडा राज नाम की पुस्तक लिखी थी उसने। अब एक जवाहर सिंह जी आते हैं साहब इसी टाइम के बीच में, ये जवाहर सिंह जी का ही टाइम था जब सागरमल गोपा को इतनी यात्राएं दी गई थी, यानी कि यही राजा थे, इन्हीं के आदेश से काम हुआ था। तो ये प्रजातंत्र इनको अच्छा लगता ही नहीं था, राजतंत्र ही अच्छा लगता है, राजा को राजतंत्र अच्छा लगेगा। कोई भी राजा अपनी सत्ता जो वो क्यों देगा जनता को, जो देगा वो महान हो जाएगा, है ना। तो जवाहर सिंह है 1914 के अंदर शासक बनता है, इसने कुछ काम करवाया जैसे अपने गंगा सिंह जी ने काम करवाए थे बीकानेर के अंदर, है ना। था तो निरंकुश गंगा सिंह भी, वैसे ये भी निरंकुश था, लेकिन इसने कुछ काम कराया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखते हैं क्या है, इन्होंने आधुनिक जैसलमेर का निर्माता इसको कहा जाता है। अब पहला ही सवाल आपके लिए बन गया कि आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, महारावल जवाहर सिंह को कहते हैं, ठीक है। क्या क्या करवाया इन्होंने, 1939 के अंदर राज्य का पहला बिजली घर की स्थापना करवाई, 41 के अंदर नगर पालिका बन गई। इसने अंग्रेज अधिकारी सर विंडम के नाम पे लाइब्रेरी का निर्माण करवाया,
ठीक है ना। इसके अलावा इसने इसके टाइम पे एक डाकघर भी खुला था यहाँ पे, मैंने मेंशन नहीं किया, मैं सोचा ऐसे बता दूंगा। डाकघर का निर्माण करवाया और जैसलमेर की पहली टेलीफोन की सुविधा भी इसने बनवाई थी। आधुनिकीकरण करवाया, ये सारे आधुनिक चीजें ही है, बिजली बनवाना, नगर पालिका का काम करना, डाकघर, पोस्ट ऑफिस बनवाना, टेलीफोन बनवाना, लाइब्रेरी बनवाना, ये सब मॉडर्नाइजेशन की चीजें हैं। ठीक है। इसने एक प्रथा शुरू की थी, दाग प्रथा कहते हैं इसको। दाग प्रथा सल्तनत काल में भी है और ये दूसरी है। दाग प्रथा में क्या है कि हर एक जाति के, हर एक कबीले के जो पशु होते थे उनके लिए पृथक पृथक सबके लिए चिन्ह निश्चित कर दी। जैसे मान लीजिए कोई जाति है, जैसे बंजारा कोई जाति है, तो बंजारा फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे बंजारे हैं तो बंजारा जाति के जो पशु हैं उनके लिए जैसे मान लीजिए त्रिशूल जो है वो एक तरीके से इन्होंने चिन्ह निर्धारित कर, जैसे चुनाव चिन्ह होता है वैसे। ठीक। तो इनके इस जाति के जितने भी पशु होंगे उनके ऊपर इस तरह का सिंबल दाग दिया जाता है। दागने का मतलब होता है उसको थोड़ा गर्म किया जाता है लोहे के ऊपर और फिर उस पे उसको गर्म करके चिपका दिया जाता है उस पशु के ऊपर, उसके वो खाल के अंदर चिपक जाता है, निशान बन जाता है उसका। हालांकि बाद में एक सॉल्यूशन लगाया जाता है जिससे वो पहले नहीं, वो घाव नहीं बने, जख्म नहीं बने, लेकिन इस तरह से दाग किया जाता था। तो इसने करवाया। क्यों करवाया? तो चोरी वगैरह काफी होती थी, चोरी वगैरह को बचाने के लिए। ऐसे क्या होता है, हर एक बाई कास्ट उनके जानवरों का आइडेंटिफिकेशन हो गया एक तरीके से कि ये उसका है, ये उसका है। अगर कहीं से कोई दिख भी जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास में तो पता लग जाता है कि यार ये जो है ये फलाना कास्ट का है, इसके पास क्या कर रहा है ये जानवर, इसने जरूर चुरा के लाया है। बात समझ में आ गई? तो ये काम करवाया था इसने। इसके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ताउम्र तक याद रखना, आगे भी काम आएगा ये। जो पूरे हिंदुस्तान का आखिरी दुर्ग है, सिर्फ राजस्थान का नहीं, राजस्थान क्योंकि खुद बॉर्डर पे पड़ता है ना, तो जैसलमेर के अंदर बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ पे ऐसे मान के चलो, लास्ट के अंदर, उसके बाद में पाकिस्तान की सीमा आ जाती है, इसके बाद में कोई दुर्ग नहीं है। तो जैसलमेर ही नहीं, पूरे भारत का, एवं यूं कहेंगे पश्चिमी भारत का, ये ज्यादा अच्छा ये रहे, पश्चिमी भारत का जो आखिरी दुर्ग है वो इन्होंने बनवाया। ठीक है। उसका नाम क्या है? श्री मोहनगढ़। ठीक है। श्री मोहनगढ़ राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का आखिरी दुर्ग श्री मोहनगढ़ बनवाया गया था इसी के टाइम पे। ठीक। इसका बेटा आया गिरधारी सिंह, नालायक आदमी। जोधपुर अपन ने पढ़ा था तब, हनुमान सिंह पढ़ा था, वो जिन्ना से मिल करके और जोधपुर को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाह रहा था, है ना। तो ऐसे ही क्या है, उस टाइम के अंदर इसका एक साथी जो था, इससे जैसलमेर का, इस जवाहर सिंह का बेटा था गिरधारी सिंह। जवाहर सिंह की देहांत हो गया था, गिरधारी सिंह बन गया। तो गिरधारी सिंह और ये हनुमान सिंह मिल करके अपनी अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। जैसलमेर के भाटियों को उत्तर भट्ट किवाड़ कहते हैं, उत्तर भट्ट किवाड़ भाटी, मतलब उत्तर भारत का दरवाजा है भाटी। क्योंकि जहां मैंने कई बार समझाया आपको, जो आक्रमण होते हैं पश्चिमी सीमा से, उनको गुजरना पड़ता है इस एरिया से, जैसलमेर वाले एरिया से भाटियों के पास। तो भाटी क्या, उसको वहीं रोक लेते थे, आगे नहीं आने देते। बहुत आक्रमण सहे हैं इन्होंने। एक तो बटनेर का किला, ठीक, एक ये जैसलमेर का किला, इन्होंने बहुत विदेशी आक्रमण सहे हैं और काफी अद्भुत वीरता का परिचय भी दिया है इन्होंने। तो भारत की पश्चिमी सीमा की जो सुरक्षा है वो यही कर रहे थे, इसलिए इनको उत्तर भट्ट किवाड़ भाटी कहा था। ठीक है। ठीक है साहब, ऐसे करके हमारा जैसलमेर वंश खत्म हो गया। बस जयराम जी की जो जरूरी था वो जान लिया हमने, इतना ही पढ़ना आपको भी, इससे ज्यादा कुछ करना मत। ठीक है। अरे भाई ठीक है ना। तो ऐसे करके जैसलमेर भी हमारा हो जाता है फिनिश। अब करेंगे आगे क्या, जाट वंश। जाट में भरतपुर के जाट, यही इंपॉर्टेंट है, यही है इंपॉर्टेंट क्या। ठीक है। इनको भी थोड़ा देख लेते हैं जरा, एक बार देख लें। अरे आना तो बोल दो यार, क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली शासक नहीं बनता है जाट कोई पहले शुरू में, ये विद्रोह करते हैं। विद्रोह किसको करते हैं? मुगलों का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी वो धर्म विरोधी थी।
हिंदू धर्म विरोधी। तो जगह जगह मंदिर तोड़वा रहा था, तोड़वा करके मस्जिदें बनवा रहा था, टैक्स लगा देता था दुनिया जान के, तीर्थ यात्री कर, जजिया कर, ये कर, वो कर। तो इससे क्या, जाट बड़े नाखुश थे, ठीक। तो उसके अंदर से एक विद्रोह शुरू होता है, वो है गोकुल जाट। जो प्रारंभिक जो आदमी था जिसने जाटों का नेतृत्व किया विद्रोह के अंदर, मथुरा के अंदर, वहीं से शुरू होता है मथुरा में जाट विद्रोह। वो गोकुल जाट होता है, वो नेतृत्व करता होता है, इसका नाम मत भूलना, क्योंकि प्रारंभ करता यही है। ठीक है ना साहब? ठीक है। अच्छा, कैसे विद्रोह करते थे? विद्रोह ऐसे करते थे कि कोई छोटी सी छावनी जा रही, कोई टुकड़ी जा रही है, उसको पकड़ लिया, उसको लूट लिया। मुगलों की कोई टुकड़ी जा रही है, उसको लूट लिया, ठीक। मुगलों को लूटते थे, ठीक। और कहीं पे कुछ और हो गया तो छापा मार तरीके से पीछे से पकड़ के मार दिया उसको। लूट मार मचाया करते थे, परेशान करने में लगे रहते थे। ऐसे काम शुरू हुआ। राजा राम आया, बड़ा जबरदस्त काम किया इसने। क्या किया राजा राम जाट ने? सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा है साहब, उस अकबर के मकबरे को खोद दिया इसने, और खोद करके उसकी जो हड्डियां थी ना उसको जड़ा डाला इसने। क्या बोले यार, ये सब बकवास लोग हैं, सब गंदे गंदे लोग हैं, तो मौका मिल गया कि हम बदला लेंगे। अब तुम हमारे क्या है कि मंदिर तोड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, अब तुम्हारे मकबरे खोद खोद के तुमको जड़ाएंगे। उनकी गाड़ते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में गाड़ते हैं। इन्होंने उसको खोला और उसको जला दिया। ठीक है, ये एक बात जान। निम्न में से किस जाट ने अकबर के मकबरे को, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को खोद करके अकबर की हड्डियों को जला दिया? तो वो था राजा राम जाट। ठीक है, चलो। जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन से माना जाता। इसने क्या है, ये जो विद्रोह थे इनको व्यवस्थित किया इसने, है ना, सिस्टमाइज तरीके से काम किया इसने। जो बिखरे हुए थे सबको संगठित किया, जाटों की शक्ति को एकत्रित किया और एक राज्य की नींव की। पहले तो क्या है, इसको जो एक जो राजमार्ग होता था, शाही राजमार्ग दिल्ली जाने वाला, उसका बनाया गया, सुपरवाइजर बनाया गया कि इस राजमार्ग की रक्षा तू कर ले। थोड़े टाइम के बाद में फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ शासकों को वहां पे टैक्स वगैरह लेने का, जैसा टोल टैक्स होता है सेम वैसे, तो वहां पे टैक्स वगैरह लेने का उसको अधिकार भी दिया गया। ऐसे करके प्रोसेस चला। तो चलो देखते हैं। चूड़ामन 1695 से 1721 इसका टाइम है, बहुत लेट है देखो, है ना। ऑलमोस्ट 18वीं शताब्दी जो है वो शुरू हो गई है, 18वीं शताब्दी के अंदर इसका शासन हुआ। तब तक तो क्या ऐसा मान लो कि औरंगजेब के बाद में तो वैसे ही सारे जो शासक थे मुगलों के वो सारे कमजोर हो गए और अंग्रेजों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। उस टाइम की बात इसने मथुरा और आगरा में जो मुगल इलाके हैं वहां पे क्या कर दी, लूट मार करके मुगल शक्ति को झकझोर दिया इसने। साथ साथ में सोखेर, उज्जैन, सोगर, कासोट, इसके अंदर भी इसने छोटी छोटी अपनी चौकियां कायम कर ली, अपने थाने कायम कर। ठीक, मुगल सम्राट ने कच्छा व नरेश बिशन सिंह को इसके पास भेजा चूड़ामन का दमन करने के लिए, लेकिन वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया और लौट आया। ठीक है, पूरी तरह से नहीं मिला। 1707 के अंदर जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है, सही दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध, जाजू का युद्ध, इसमें आजम और मुअज्जम के बीच में जो होता है, उसके अंदर चूड़ामन ने आजिम को पराजित, है ना भाई, मुअज्जम और आजिम के बीच में लड़ाई हुई, मस्त मजे ले गया था बीच में। मुअज्जम वर्सेस आजम, जाजू का युद्ध, मुअज्जम जीता और बहादुर शाह के नाम से शासक बना था ये। आजम हार गया, इसकी जो सेना हारी हुई सेना थी, ये लौट रही थी हारी हुई सेना। इस चूड़ामन ने क्या किया, इसकी सेना को, इस हारी हुई सेना को इस पर आक्रमण करके इसको लूट लिया इसने, और लूट लाट के भाग गया। एक तो युद्ध के अंदर पिटाई हुई, ऊपर से क्या है कि जा रहे थे फिर कुटाई हो गई, जो हाथ में था वो सब का सब इनके हाथ से चला गया और इनको लूट लाट करके ये बहादुर शाह के सामने आके हाजिर हो गया और उसको मान लिया, भाई अब मैं आपको शासक मानता हूँ, एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर। सही काम किया ना, इसकी सेना को, वो हारी हुई सेना को लूट लाट लिया और लूट करके जो जीता था उसके सामने चला गया कि साहब मेरे को अपनी सेवा में ले लो, और क्या। ठीक, बहादुर शाह खुश हो गया। तो दिल्ली आगरा का जो मार्ग है, उसके शाही मार्ग है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, समय में बताया, सुपरविजन करने के लिए इसका दायित्व सौंपा गया इसको। ठीक, और मुगलों ने सिखों के विरुद्ध जो अभियान था उसमें भी इसको भेजा था। ठीक है,
यार आज के लिए बस इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, अगली कक्षा के अंदर कर लेंगे, जो बच गया है उसको ऐसे करके अपना इतिहास जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो तो फिर ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।